तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में स्मृति या मेमोरी को एक माना है, उसके अलग अलग टाइप्स नहीं बताए गए हैं बल्कि उसके प्रोसेसिंग लेवल्स अलग अलग बताए गए हैं। अब हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग होती क्या है। बेसिकली प्रोसेसिंग जो है, आपने अगर देखा हो कंप्यूटर में जिस तरीके से हम कुछ सूचनाएं इनपुट करते हैं और कंप्यूटर अपने हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग करता है और हमें कुछ फिर उसका आउटपुट देता है, अर्थात रिजल्ट देता है। तो सेम वैसा ही कुछ हमारे ब्रेन में भी होता है जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं या जब हम किसी भी तरीके के कॉग्निटिव प्रोसेस की, मानसिक प्रक्रिया की बात करते हैं। यानी प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर होने वाली वो प्रक्रिया है जिसको कि हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को हम देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो अगर आपने कंप्यूटर या कैलकुलेटर ये सब आपने यूज़ में लिए हों तो आपको पता होगा कि कैलकुलेटर में भी जब हमने 2 × 2 करते हैं तो ये हमने आउटपुट दिया और अंदर प्रोसेसिंग होकर जब हम इक्वल्स टू का निशान दबाते हैं, बराबर का निशान दबाते हैं, तो वहाँ हमें आंसर मिलता है 4। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उसका आंसर पता कर लेते हैं। तो अंदर कैलकुलेटर में क्या हुआ ये आपको नहीं पता, ये प्रोसेसिंग का तरीका है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी जब आप कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशंस डालते हैं तो कंप्यूटर अपने लेवल पे उसकी जो हार्ड मेमोरी होती है उसके बेसिस पे वो उनकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद वो हमें कुछ रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेसिंग हमारी ब्रेन में होती है। हम बाहर की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम अपने ब्रेन में डालते हैं, ब्रेन में उस पर कुछ कार्रवाई होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है और हमें उसका आंसर मिलता है आउटपुट के रूप में। तो इसे ही इन्होंने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग या हम जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मेथड माना है। और इन्होंने कहा है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो कि इस सिद्धांत को मानते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू मेमोरी का स्टोरेज होता है या सूचनाओं का संग्रहण हम मेमोरी में कर पाते हैं। उन्होंने ये माना है कि हमारे ब्रेन में सूचनाएं जाकर प्रोसेसिंग के आधार पे अलग अलग स्तर पे एकत्र होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है ये क्रैक और लॉकहार्ट ने दिया था और इन्होंने माना कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में जो सबसे पहला लेवल है दैट इज़ सेंसरी लेवल। और सेंसरी लेवल पे जो सूचनाओं का संसाधन होता है वो बहुत ही ऊपरी स्तर पर होता है। इस कारण से इन सूचनाओं का अधिक समय तक स्मरण नहीं रह पाता। उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का रहता है और इसके अंतर्गत आवाज़ के आधार पे यानी कि ऑडियो के आधार पे आपको सूचनाओं को आप संसाधित करते हैं और आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाएं सेंसरी मेमोरी की अपेक्षा थोड़े लंबे समय तक याद रह पाती है। और उसके बाद जो तीसरा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग आता है दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी या हम कहें लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग मेथड, प्रोसेसिंग लेवल। उसमें सूचनाएं अर्थ के आधार पे हमारे मस्तिष्क में रहती है और ये काफ़ी लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। तो इस तरीके से क्रैक लॉकहार्ट ने मेमोरी को एक माना और उसके अलग अलग स्तर बताए। और इन्होंने ये भी माना कि विभिन्न स्तरों पे जो सूचनाओं का संसाधन हो रहा है उसका मेन कारण, उसका मुख्य कारण जो है वो रिहर्सल है। उन्होंने रिहर्सल के 2 टाइप बताए, एक मेंटेनेंस रिहर्सल या जिसे हम संपोषण रिहर्सल कहते हैं या जिसे इन्होंने टाइप 1 रिहर्सल भी माना, और दूसरा विस्तृत या एलैबोरेटिव रिहर्सल जिसे उन्होंने टाइप 2 रिहर्सल माना। संपोषण रिहर्सल या मेंटेनेंस रिहर्सल को उन्होंने कहा कि ये एक तरीके की एक्टिव रिहर्सल है, एक तरीके की एक्टिव तरीके से आप निरंतर जो सूचना है उसको मन में रिहर्स करते रहते हैं, मन में आप बार बार उसका अभ्यास करते रहते हैं जिसकी वजह से वो आपके मेमोरी में, स्मृति में कुछ समय तक रहती है। लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रह पाती क्योंकि आप सिर्फ मेंटेन करके रखते हैं। आपने देखा होगा जब हम रोटाफिकेशन मेथड के द्वारा कोई चीज़ याद करते हैं तो आप सिर्फ उस सूचना को बार बार रिपीट करते रहते हैं, रोट करते रहते हैं, रटते रहते हैं। और रटने से क्या होता है, वो आपके जो डेप्थ वाला प्रोसेसिंग लेवल है
उसमें नहीं जाता, ऊपरी स्तर पे रहता है और कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। यदि आपने देखा हो कोई व्यक्ति यदि अपना मोबाइल नंबर बताता है, तो आप जब तक उस मोबाइल नंबर को अपने फ़ोन में फ़ीड करते हैं, तब तक आप उसे बोलते रहते हैं मन ही मन में, और उसके बाद जब एक बार फ़ीड हो जाता है और आप उसे तुरंत ही भूल जाते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि रोटाफिकेशन मेथड या जो मेंटेनेंस रिहर्सल है, उसमें सूचनाएं ऊपरी स्तर पर ही संसाधित होती हैं, उसे हम लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। और इस पे इन्होंने प्रयोग करके भी देखा कि कुछ लिस्ट दिखाई सब्जेक्ट को, और उसमें कई सारे शब्द थे, जैसे 21 शब्दों की सूची दिखाई, और उसमें प्रयोज्य से जब दिखाने के बाद कहा गया कि आप जो लिस्ट में सबसे आखिरी वर्ड था जो आर से स्टार्ट होता था उसे बताइए। तो नेचुरल है कि सब्जेक्ट इसको बताने के लिए जितने भी आर वाले वर्ड्स आए हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उन सबको एक एक करके याद करता है और अंत तक पहुंचता है, परंतु वो उनको अर्थ के आधार पे याद नहीं करता, सिर्फ रोटाफिकेशन मेथड पे। तो देखा गया कि इस तरीके की जो रिहर्सल है उससे सब्जेक्ट को सूचनाएं ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। कोई चाहे ज़्यादा रिहर्सल कर ले तो भी उसकी प्रत्याह्वान उतना ही था, यानी रिकॉल परसेंटेज उतना ही था, और जिसने कम रिहर्सल किया था उसका भी रिकॉल परसेंटेज उतना ही था। तो ये चीज़ अपने आप में सिद्ध करती है, और मैंने आपको अपने डेली रूटीन के एग्जाम्पल से भी आपको बताया है कि रोटाफिकेशन या मेंटेनेंस रिहर्सल के द्वारा हम सूचनाओं को सिर्फ ऊपरी सतह पर प्रोसेसिंग करते हैं, जो हमें कुछ समय तक ही याद रहती है। अब इसी पे इन्होंने विस्तृत जो इलेबरेटिव रिहर्सल है उस पे भी कार्य किया, उस पे भी प्रयोग किए, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ सूचनाएं जो दी गई लिस्ट में, जो सूचनाएं या लिस्ट में जो शब्द थे वो याद कराए गए। उनके बाद 3 तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। पहला जो क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्ट को ये बताना था कि क्या उसे जो शब्द उसने पढ़े हैं उनके अक्षर बड़े थे या स्मॉल थे, यानी कैपिटल लेटर्स में था या स्मॉल लेटर्स में था। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी मेमोरी को डिक्टेट करता था, क्योंकि सेंसरी मेमोरी जो जिसमें कि आप किसी तरीके की कोडिंग नहीं करते हैं, सूचनाएं एज इट इज़ रहती है, तो इसमें सिर्फ व्यक्ति को ये बताना था कि उसको जो शब्द दिखाई दिया वो कैपिटल लेटर में था या स्मॉल में। दूसरे तरीके का जो प्रश्न था उसमें उसे बताया गया कि क्या उसका शब्द किसी विशेष शब्द से राइम कर रहा है, राइम यानी कि आवाज़ के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लिस्ट में रैट शब्द है तो हम कह सकते हैं क्या आपने जो लिस्ट में शब्द पढ़े उनमें से कोई शब्द कैट की राइमिंग कर रहा है, क्योंकि रैट और कैट ये राइमिंग वर्ड्स हैं जिनका अंत एक जैसा होता है। राइमिंग यानी कि जो सेम साउंड के वर्ड्स होते हैं। तो ये जो था, ये इसमें जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है वो सेकंड लेवल की यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे होती है। तो ये थोड़ी सी गहरे स्तर की प्रोसेसिंग है। और तीसरा जो था वो उसमें उसे सब्जेक्ट को एक शब्द दे दिया जाता था और उसे बताना होता था कि क्या लिस्ट में कोई शब्द इस सेंटेंस में फिट बैठता है। जैसे लड़की टेबल पर डैश रखी थी। अब टेबल पर, लड़की टेबल पर क्या रखी थी, अगर उसमें फूल रखी थी, गमला रखी थी, जो भी कुछ ऐसा शब्द आता है उसको ये व्यक्ति तभी कर सकता है जबकि वो उस शब्द का, जो लिस्ट में शब्द आए हैं, उनको अर्थ के आधार पे प्रोसेसिंग करेगा। अर्थात ये सबसे गहरे लेवल की प्रोसेसिंग है। तो उन्होंने पाया जिन सब्जेक्ट्स को सिर्फ पहला प्रश्न पूछा गया उनकी मेमोरी काफ़ी कम रही, जिनको सेकंड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया उनकी मेमोरी थोड़ी अधिक रही, अर्थात उन्हें कुछ ज़्यादा शब्द याद रहे, और जिनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया उनको काफ़ी सारे शब्द याद रहे। रीज़न बीइंग कि उनकी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग था वो काफ़ी डेप्थ लेवल का था, यानी कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का अर्थ के आधार पे था। तो इस तरीके से इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया क्रैग और टोल्विंग ने कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जितना गहरा होगा, आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा अर्थ के आधार पे समझेंगे, उस इंफॉर्मेशन की मेमोरी आपको लंबे समय तक रहेगी। लेकिन यदि आप किसी शब्द को सिर्फ राइमिंग के आधार पे यानी ध्वनि आधारित आप अगर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी स्मृति कम रहेगी, और किसी को सिर्फ आपने अपनी सेंसरी लेवल पे प्रोसेसिंग किया है तो उसकी मेमोरी सबसे कम रहेगी। तो इस तरीके से ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का जो
सिद्धांत है या मॉडल है, वो बताता है कि मेमोरी इटसेल्फ एक है, उसमें प्रोसेसिंग करने का यानी रिहर्सल के द्वारा हम जो सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हैं वो अलग अलग लेवल की होती है और उसी आधार पे हमें सूचनाएं याद रहती है। इसी मॉडल की कुछ मुख्य विशेषताएं बताते हुए टुल्विंग और क्रैक ने कहा कि संशोधित मॉडल जो इसका दिया उसमें उन्होंने कहा कि सूचनाओं का संसाधन एक निश्चित क्रम में अर्थात दृष्टि, ध्वनि और अर्थगत क्रम में हमेशा नहीं होता। अर्थात पहले जो क्रैक और टुल्विंग मानते थे कि पहले हमको सेंसरी मेमोरी होती है, फिर हमको शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है, ऐसा नहीं है। कुछ सूचनाएं डायरेक्ट ही लॉन्ग टर्म में जा सकती है, कुछ सूचनाएं सिर्फ ही सेंसरी मेमोरी में या शॉर्ट टर्म में रह सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्रम के द्वारा इस तरीके से हमारे डेप्थ प्रोसेसिंग में जाए। दूसरा इन्होंने विशेषता बताई कि जब किसी सूचना का संसाधन दीर्घकालीन स्मृति से पहले से संचित सूचनाओं के संदर्भ में संसाधित किया जाता है तो उसकी धारणा अच्छी होती है। ये आप लोग भी अपने रूटीन लाइफ में जानते हैं कि यदि आप कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, कोई लेसन भी पढ़ रहे हैं, तो यदि आप उसको अपनी पुरानी मेमोरी में कोई चीज़ याद है उससे जोड़ कर कनेक्ट करके यदि आप याद करते हैं तो नेचुरल है उसकी मेमोरी अधिक रहती है, अधिक लंबे समय तक बनी रहती है। संशोधित मॉडल के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि स्मृति के स्थायित्व का आधार संसाधन की गहराई नहीं करता बल्कि विस्तरण की मात्रा होती है, यानी इलेबरेशन। आप किस तरीके से सूचनाओं को इलेबरेटिव रिहर्सल कर रहे हैं, उसका विस्तरण आप कितना कर रहे हैं, तभी सूचना याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर आपने कोई मूवी में सॉन्ग भी देखा है, एक आपने नॉर्मल सॉन्ग देखा, आपने हीरो हीरोइन को देखा और आपने उसकी मेमोरी आप रखते हैं, और एक आपने जो सॉन्ग देखा उसमें आपने हीरो हीरोइन को भी देखा, उनके ड्रेसिंग को भी देखा, उनके पीछे बैकग्राउंड को भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा, उनको इलेबरेट किया आपने कि उनके पीछे इतने लोग नाच रहे थे, उनके कपड़े ऐसे थे, हीरो हीरोइन के कपड़े ये थे, उन्होंने 5 बार ड्रेस चेंज की, उनके लिरिक्स ये था, वर्डिंग्स ये थे सॉन्ग के। तो जब आप इतना इलेबरेट करके किसी चीज़ को याद करेंगे तो नो डाउट उसकी मेमोरी आपके ज़्यादा रहेगी, यानी जितना इलेबरेशन ज़्यादा होगा मेमोरी या धारणा उतनी ही अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई इस मॉडल की, और इस तरीके से आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो मेथड है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है, और इसमें बताया गया है कि सूचनाएं जिस तरह कंप्यूटर में संसाधित होती है वैसे ही हमारे ब्रेन में भी होती है। थैंक यू।